हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा कर्वेचर। हमारा चल रहा है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें कि हमारा यूनिट 4 चल रहा है, जिसमें हम टेंजेंट एंड नॉर्मल को समाप्त कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कर्वेचर के बारे में। देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल इतना नहीं पूछा जाता है। ये जो कर्वेचर टॉपिक है, ये मोस्ट वांटेड है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको छोड़कर नहीं जाना है आपको, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, डेफिनेशन के साथ, फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए, हमारे पास जो ये टॉपिक है कर्वेचर, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई 3 ग्राफ है हमारे पास। अब इसको इग्नोर करिए, नीचे वाले को। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। अब ये ग्राफ तो नहीं है, खैर इसको हम कह सकते हैं हल्का सा बेंड हो रहा है, मतलब हल्का सा मुड़ रहा है। ये सर्कल का कोई भाग मान सकते हैं आप, ठीक है। ये कोई बड़ा सर्कल होगा, उसका कोई हमने ये कम बेंड है, मतलब ये ज्यादा बेंड है, ये कम बेंड है, इसकी अपेक्षा में ये कम बेंड है। और ये बिल्कुल ना के बराबर बेंड है। मान लीजिए एक सीधी रेखा है, बिल्कुल बेंड ही नहीं है। ऐसा बेंड मतलब थोड़ा घूमा हुआ, बैंड मतलब थोड़ा घुमा, ये देखिए थोड़ा घुमा हुआ है इस तरीके से। बैंड मतलब ऐसा ऐसा, ठीक है। मतलब बैंड मतलब थोड़ा तिरछा समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैंड का मतलब समझते हैं। देखिए, 3 ग्राफ है हमारे, 3 ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे अपने जो कर्वेचर है उसको। देखिए, द थ्री कर्वेश, वो लिखा है, द थ्री कर्वेश शोर हैव डिफरेंट बेंडिंग, द बेंडिंग ऑफ द कर्व ए, ठीक है, इज मोर देन अदर्स। ये कह रहा है हमारे पास ये 3 जो ग्राफ दिए गए हैं, इसमें इन तीनों ग्राफों की अगर हम बैंड्स की तुलना करें, मतलब बेंडिंग की तुलना करें, तो हमें मिलता है कि ए की बेंडिंग बी की अपेक्षा और सी की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। दोबारा सुनिए, ई की जो बेंडिंग है, ई का जो झुकाव समझ सकते हैं आप, या मुड़ी हुई कुछ भी बोल सकते हैं आप, मुड़ा हुआ बोल सकते हैं इसको ही, बैंड्स को, ठीक है, बेंडिंग को मुड़ा हुआ समझ सकते हैं। तो ए की, एक जो है ए जो बेंडिंग है, ए की जो बेंडिंग है बी की अपेक्षा और सी की अपेक्षा, या बोल सकते हैं कि ए की बेंडिंग बी और सी की तुलना में, बी और सी की तुलना में अधिक है। ये देखिए, ज्यादा बेंड है, ये कम बेंड है, ये सबसे कम, ये ना के बराबर बेंड है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग कि ए की बेंडिंग सबसे अधिक है। बेंडिंग इतना आप याद रखना, फिर मैं कर्वेचर को कनेक्ट करूंगा इससे, ठीक है। देखिए, अब आया हमारे पास कर्वेचर। ये तो समझ गए होंगे आप, लाइन वो मैंने लिखा है, द थ्री कर्वेस, हमारे पास 3 कर्व हैं, सो हैव डिफरेंट बेंडिंग, द बेंडिंग ऑफ द कर्व्स ए इज मोर देन अदर्स, मतलब ए की जो बेंडिंग है अदर्स की, अन्य की तुलना में अधिक है, ठीक है। अब देखिए कर्वेचर को समझते हैं। ये जो कर्वेचर है, ये जो टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये टॉपिक आता है भाई आपके एग्जाम में 15 से 25 नंबर में, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखिए, ये मैंने डेफिनेशन लिख के लाया हूँ, ये आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में। कर्वेचर का डेफिनेशन लिखिए, बस इसको समझने के लिए मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए। अगर आप इसको नहीं समझ में नहीं समझेंगे, तो आपको कंसेप्ट अच्छे से जो क्वेश्चंस के होंगे वो क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए हम पहले डेफिनेशन को देखेंगे, फिर फॉर्मूले को देखेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। आइए देखते हैं कर्वेचर को, ठीक है। देखिए, 3 कर्व्स की हमने बात कर ली, अब हम कर्वेचर को देखते हैं। देख, कर्वेचर क्या है? द बेंडिंग ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट इज सेड टू बी द कर्वेचर। अरे, इसका मतलब क्या है? ये जो 3 ग्राफों में मैंने आपके लिए बेंडिंग बताई, ये 3 ग्राफों में मैंने आपके लिए जो बेंडिंग बताई, वो ही तो कर्वेचर है। यानी कि जो ग्राफ जितना अधिक बेंड हो सकता है, वही कर्वेचर है भाई साहब। तो इसकी बेंडिंग अधिक है तो कर्वेचर इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका सबसे कम होगा, क्योंकि ये ना के बराबर बेंड हो रही है, ठीक है। अब देखिए, कर्वेचर का डेफिनेशन कितना हम इजी भाषा में समझ लिए इसको, लेकिन अब इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखोगे? देखिए, नाउ वी डिफाइन कर्वेचर मैथमेटिकली। अब हम अपने कर्वेचर को मैथमेटिकली रूप से डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अब इस ग्राफ पे आते हैं। ये जो ग्राफ है हमारा एक्स वाई तल पर, या एक्स वाई प्लेन पर बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन पर बना हुआ है, ठीक। अब ये है क्या? अब ये मान लीजिए कोई हमने सर्कल का टुकड़ा ले लिया है, ये कोई सर्कल का टुकड़ा ले लिया है, ये इससे आप भली भांति परिचित है, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और मैंने आपके लिए जब टेंजेंट पढ़ाया था तो बताया था कि टेंजेंट, टेंजेंट जो एक्स एक्सिस पर कोण बनाता है, उसको हम साई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है भाई? साई है, साई, इसको मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए, एक हमारा कर्व है इस प्रकार का, मान लीजिए कोई कर्व है हमारे पास। देखिए, मैं दिखाता हूं आपके लिए। ये कोई कर्व है, इस पर कोई पॉइंट ए है, एस है, पी है, क्यू है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे कनेक्ट करता हूं। देखिए, कहां पर था मैं? हाँ, नाउ वी डिफाइन कर्वेचर मैथमेटिकली। अब हम अपने कर्वेचर को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? लेट पी एंड क्यू वी टू नेबरिंग पॉइंट्स, मतलब ये क्या है? जो हमारे पास पी और क्यू हैं, पी और क्यू हैं, दो, सॉरी, दो जो हैं, दो नेबरिंग पॉइंट्स हैं। नेबरिंग मतलब देखिए, जैसे कि आप नेबर मतलब आप जानते हैं कि नेबर मतलब क्या होता है? पड़ोसी होता है, ठीक है।
नेगवायरिंग मतलब क्या होता है, पड़ोसी होता है। तो एक प्रकार से ये कहना चाह रहा है कि P और Q हमारे जो है पड़ोसी हैं। तो देखिए P और Q पड़ोसी हैं, देखिए ध्यान से, P और Q पड़ोसी हैं, पास पास रहने वाले पड़ोसी होते हैं, आपको पता है, ठीक है। नेगवायरिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व पर P और Q हमारे नेगवायरिंग 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 पड़ोसी पॉइंट्स हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, P और Q जिनको हम बोल रहे हैं, ठीक। अब देखिए लेट आर्क, अब ये आर्क क्या होता है, देखिए लेट आर्क, आर्क है हमारे पास AP की बात कर रहा है, तो ये AP आर्क है, ये इस वाली चीज की बात कर रहा है, यहां से लेके यहां तक, ये कोई बिंदु होगा यहाँ पर, तो इस वाले आर्क की बात कर रहा है, हमारा जो आर्क है ये है, ठीक है, इस आर्क की बात कर रहा है। देखिए हमारे कर्व के अगर हम टुकड़े कर दें, ये देखिए कर्व का एक टुकड़ा ही तो है, आधा टुकड़ा मान लीजिए ये पूरा कर्व है, इसका आधा टुकड़ा ही तो है एक आर्क, यानी कि कर्व का टुकड़ा आर्क कहलाता है। तो यही इसने कह दिया है कि लेट आर्क AP इक्वल्स टू एस, मतलब जो हमारा AP है, ये AP है, ये एस के बराबर हमने मान लिया है। क्या माना है, ये जो AP है ये हमने एस के बराबर मान लिया है, ठीक है, माना लेट आर्क AP इक्वल्स टू एस वेयर ए इज फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व, जहां पर ये जो ए है हमारा, ये जो ए है ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब ये अपना स्थान चेंज नहीं करेगा, ए यहीं पे रहेगा, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट मतलब ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। देखिए क्या बोला मैंने कि लेट आर्क AP इक्वल्स टू एस, यानी कि माना हमने कि AP जो है वो एस के बराबर है, जहां पर ए कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ए अपनी स्थान पर ही रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व, इतना समझ में आया। अब देखिए लेट साई, अब देखिए साई की मैंने आपसे बात की थी, साई, लेट साई वी एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट पी, ये मैं आपके लिए बता चुका हूं कि ये जो टेंजेंट है इसके द्वारा बनाया गया एंगल साई होता है, ठीक है, एट पी पर बनाया गया, देखिए पी पर ही तो बना, ये देखिए पी पर बनाया गया, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया है, ठीक है, देखिए एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया, ये लिख दिया है। देन डी डी साई बटे डी एस, अब ये क्या है, देन डी साई बटे डी एस इज कॉल्ड द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर ये जो एंगल है साई, इसको अगर हम एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वही तो हमारा कर्वेचर होता है। दोबारा सुनिए, ये जो एंगल है टेंजेंट का, ये जो एंगल है टेंजेंट का, ये जो एंगल है टेंजेंट का साई, इसको अगर हम एस के रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें एस के रेस्पेक्ट में, तो यही तो होता है हमारा कर्वेचर। देखिए ध्यान से, तो कर्वेचर में आपको इतना याद रखना है कि डी साई बटे डी एस, डी साई बटे डी एस, डी साई बटे डी एस, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, डी साई बटे डी एस, यही तो हमारा कर्वेचर होता है। कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर यही होता है जो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ हमारा टेंजेंट एंगल बनाता है, उसको एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, बस वही हमारा कर्वेचर होता है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और ये किसी पॉइंट पे होता है, बस आपको याद रखना है, ये देखिए पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो पी से टच करती हुई रेखा जा रही है, यानी कि एक बिंदु से टच करती हुई जाती है कर्व पे रेखा, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो किसी पी पॉइंट पर, किसी पी पॉइंट पर, किसी पी पॉइंट पर साई एंगल बना रहा है ये, तो साई एंगल को हम एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, वही हमारा कर्वेचर होता है। बस याद रखने लायक बात इतनी थी, ठीक है। एक पॉइंट बस आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखने वाला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ये याद रखना है इस रामायण में, और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, द कर्वेचर इज, देखिए द कर्वेचर इज डिफाइन एज द रेट ऑफ टर्निंग ऑफ टेंजेंट विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, कर्वेचर जो है उसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, उसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, ये जो हमारा देखिए विद रेस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ क्या बताया था मैंने आपके लिए, एस, देखिए आर्क लेंथ क्या था, एपी था, एपी को हमने एस के बराबर मान लिया था, तो यही है बस कि एस के रेस्पेक्ट में, या ऐसे बोल सकते हैं आर्क लेंथ के रेस्पेक्ट में कर्वेचर को हम डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ टर्निंग ऑफ द टेंजेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, देखिए तो आपको ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जो हमारा टेंजेंट किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर एक्स एक्सिस के साथ साई कोण बनाता है, इस साई कोण को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये एस क्या है, ये है हमारी आर्क लेंथ, ठीक है, जो कि हमने माना था कि एस हमारा बराबर होगा एपी के, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये था हमारा
टॉपिक कर्वेचर का। ठीक है, अब हम इसके और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। आप इसका जो आज की कक्षा में आपका काम क्या है कि इस कर्वेचर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, 1 से 2 बार इस क्लास को देखना। उसके बाद जो मैं आपके लिए फॉर्मूले दूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, उनको लर्न करना और उसके बाद लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर कल आप मेरे साथ क्वेश्चन मेरे से पहले लगाने का ट्राई करेंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं कर्वेचर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को। देखिए, ये जो कर्वेचर है इसमें सबसे पहले मैंने आपके लिए 3 ग्राफ के माध्यम से, या बोल सकते हैं 3 कर्व के माध्यम से कर्वेचर को समझाया। ठीक है, उसके बाद कर्वेचर को समझाने के बाद हम आ चुके हैं कर्वेचर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। मैंने आपके लिए क्या बताया था, मैंने आपके लिए कर्वेचर बताया था। कर्वेचर क्या होता था हमारा, देखिए टेंजेंट और एक्स एक्सिस के मध्य जो कोण बनता है हमारा साई, उसको हम एस के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो हमारा कर्वेचर है उसको हम रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि हमारा जो कर्वेचर था, हमारा कर्वेचर क्या था, डी फाई अपॉन ds, ये हमारा क्या था, कर्वेचर था। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें यानी कि 1 अपॉन डी फाई बटे ds, तो ये ds ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ds अपॉन डी साई। ठीक है, ds अपॉन डी साई। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सेम वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। अगर हम कर्वेचर को रेसिप्रोकल कर दें यानी कि 1 अपॉन कर दें या उल्टा कर दें, ऐसे बोल सकते हैं कि उल्टा कर दें, देखिए इसको नीचे पहुंचा दिए, इसको ऊपर पहुंचा दिए, तो हमारा क्या क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। आप देखिए डेफिनेशन को देखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट पी। मान लीजिए कि किसी पॉइंट पी पर कर्वेचर का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सेम बात। ठीक है, अब इस कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं। ये क्या है हमारा, रोहू रो पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा कर्वेचर का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं रेसिप्रोकल होता है। तो रो बराबर डी एस बाई डी साई। ठीक है, लिख भी दिया है मैंने कि रो बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखिए मैंने आपके लिए पढ़ाया था टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, उसमें हमारे पास फॉर्मूलेस थे। मैंने फॉर्मूलेस आपको कैसे लिखाए थे, पोलर फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, और एक फॉर्म और थी हमारी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास एक कर्व होता था, पोलर फॉर्म में हमारे पास आर बराबर एफ ऑफ थीटा कर्व होता था। ठीक है, और जो हमारा ये वाला क्या बोलते हैं इसको, पोलर पैरामेट्रिक कर्व भी बोल सकते हैं इसको, कर्व के माध्यम से फॉर्म आती है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमारे पास 2 कर्व होते थे। इतनी बात क्लियर हुई है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल में, सेम जो टेंजेंट एंड नॉर्मल में था वो ही चीज हमारे कर्वेचर में है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसमें फॉर्मूले कुछ और थे, इसमें फॉर्मूले कुछ और आ जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़े और टफ लेवल के फॉर्मूले आ जाएंगे जो कि आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। देखिए दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व y बराबर एफ एक्स। देखिए कार्टेशियन कर्व के लिए हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है रो बराबर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और ओवरऑल पावर 3/2 और इस बटे में d2y यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये वाला सूत्र है। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन दिया रहता है। अब इस dy बटे dx को हम क्या लिख सकते हैं, आप बाई डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाई 1 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, अब देखिए अगर हम d2y/dx2 कर दें यानी कि y को x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट कर दें, तो इसको हम बाई डबल डैश भी लिख सकते हैं या बाई 2 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो वही सेम 1 प्लस dy/dx को क्या लिख सकते हैं, बाई 1 का स्क्वायर और ओवरऑल पावर 3/2। इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। d2y/dx2 इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैंने आपको लिख के बता दिया, आप चाहे ऐसे याद कर लेना चाहे ऐसे याद कर लेना, बात ही है। ठीक है, अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामेट्रिक कर्व्स। देखिए पैरामेट्रिक कर्व जो होते हैं या पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है उनमें हमारे पास 2 कर्व होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर x बराबर एफ ऑफ टी और g ऑफ टी मान लिया है y बराबर। आप चाहें तो यहाँ पर x बराबर f1t मान सकते हैं और y बराबर f2t मान सकते हैं, आपका तरीका है। ठीक है, कैसे भी याद करना चाहें कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए हमारे पास रो का जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका अलग फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक्स डैश बाई स्क्वायर प्लस बाई डैश बाई स्क्वायर का ओवरऑल पावर 3/2। ये देखिए एक्स डैश क्या है, ये एक्स डैश बोल दो, या बोलना चाहो तो एक्स वन बोल दो, या डी बाई वन, सॉरी एक्स को कर रहे हैं ना, तो डी एक्स बटे, बस इतना याद रखना है पैरामीट्रिक फॉर्म में टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ये एक्स डैश क्या होता है, डी एक्स बटे डी टी होता है, और बाई डैश क्या होता है, डी वाई बटे डी टी होता है। एक्स डैश का स्क्वायर प्लस बाई डैश का स्क्वायर का ओवरऑल पावर 3/2, ठीक है। फिर एक्स डैश और बाई डबल डैश क्या होता है, ये बाई डबल डैश मतलब है, बाई डबल डैश मतलब है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू टी, बस ये मतलब है इसका कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ये है हमारा बाई डैश, आप जानते हैं डी वाई बटे डी टी है, एक्स डबल डैश क्या है, डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक हो गया। कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3, ये तो एक ही है, 1 2 3, 3 फॉर्मूले हो गए। चौथा फॉर्मूला और आपको याद करना है, इनसे आपका काम हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला किसके लिए, हमारा पोलर कर्व के लिए। ये सबसे डिफरेंट कब होता है, या बोल सकते हैं पोलर फॉर्म के लिए है, ठीक है। आर बराबर एफ ऑफ थीटा करके कहीं भी आपको फंक्शन दिख जाता है, आर बराबर किसी थीटा के रूप में फंक्शन दिखता है, तो आपको समझ जाना है उसमें हमको पोलर फॉर्म का यूज करना है। अब पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म में जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका फॉर्मूला कुछ डिफरेंट होता है। देखिए रो बराबर आर स्क्वायर प्लस डी आर बटी डी थीटा, आर को डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2, देखिए 2 का मल्टीप्लाई करना है 2, ठीक। डी आर बटी डी थीटा, यानी कि जो आर को डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। माइनस आर का मल्टीप्लाई करना है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले, ये आपको याद करनी है अच्छे तरीके से। आज की क्लास में ये फॉर्मूले मैंने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बताए हैं, इनके माध्यम से ही आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, वरना आपको ये नहीं आते तो आपको कर्वेचर तो टॉपिक भूल ही जाइए। तो इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 दिन का, इसको आप अच्छे से लर्न करें। अभी थोड़ा एक टॉपिक और बचा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आप ऐसा करना, इसको लर्न करना अच्छे तरीके से। 1-2 बार क्लास देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने बेसिक से बताया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए 2 पॉइंट्स को और देखते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ क्या है, देखिए सबसे पहले ये हमारी टेंजेंट है, कोई टी मान लिया मैंने इसको, ये कोई टी टेंजेंट है, ठीक है। इसके मध्य का कोण आप जानते हैं, साई से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक। अब इसमें हमने एक कर्व खींच दिया, ये कर्व क्या है हमारा, कर्व है हमारा y बराबर एफ एक्स, ये खींचा हमने कर्व, ध्यान से देखिए, ये खींचा हमने कर्व, ठीक है, जो कि इस कर्व पर एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, जिसके निर्देशांक हैं, या बोल सकते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं पी एक्स कॉमा वाई। अब हमने इस कर्व से टच होते हुए एक सर्कल खींचा जिसका सेंटर सी है, इस कर्व से टच होते हुए इस पी पॉइंट पर ही टच कर रहा है ये सर्कल, और ये कर्व भी सिर्फ पी पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इस पॉइंट से टच करते हुए एक सर्कल खींचा जिसका सेंटर है सी, ठीक। इतना ग्राफ हुआ क्लियर, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए वही रामायण लिखा है, लेट y बराबर एफ एक्स। सबसे पहले आपके लिए बता देता हूं, देखिए इस सर्कल की जो रेडियस होगी इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। इस सर्कल की जो रेडियस होगी उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों बराबर होती है, ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। अब देखिए आगे देखते हैं डेफिनेशन को। लेट y बराबर एफ एक्स बी एक गिवन कर्व, देखिए y बराबर एफ एक्स हमने एक कर्व माना है, ये रहा, ठीक है, जो कि हमको दिया गया है, एंड पी एक्स कॉमा बाई वी ए पॉइंट ऑन इट, और जो इसी कर्व पर कोई p बिंदु है जिसके निर्देशांक है पी एक्स कॉमा वाई, ये कह रहा है, ठीक है। कंसीडर ए सर्कल, एक सर्कल कंसीडर करेंगे थ्रू p, मतलब p को टच करते हुए जाना चाहिए एक सर्कल, इसका मतलब है कि p को टच करते हुए जाना चाहिए एक सर्कल, बना दिया, ठीक है। whose radius is equal to the radius of curvature, जिसकी रेडियस बोला था मैंने आपके लिए, जिसकी रेडियस बराबर होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ठीक, ऑफ द कर्व एट पॉइंट P, ठीक। लेट सी एक्स बार और y बार, ये होगा c, ठीक है। अगर हम c के निर्देशांक की बात करें तो उसको हम x बार और y बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का सेंटर है जिसके की निर्देशांक या कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, जिसके निर्देशांक x बार और y बार है, ठीक है। सेंटर ऑफ दिस सर्कल, दिस सेंटर C इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट P, ठीक। देखिए सुनिए,
ये जो हमारा रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुख्य तथ्य बता रहा हूँ, इस जो थ्योरी से 2-3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं वही बता रहा हूँ सिर्फ। देखिए ये जो रेडियस है वो बराबर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के, पहली बात। दूसरी बात, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा एट पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला होगा। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए या इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, जो वृत्त या सर्कल टच करते हुए जा रहा है उसके केंद्र के या केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसको हम एक्स बार बाई बार से डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसके निर्देशांक ज्ञात करिए या कोऑर्डिनेट ज्ञात करिए, उसका एक फॉर्मूला होता है एक्स बार बाई बार इक्वल्स टू एक्स माइनस बाई वन। बाई वन क्या है? बाई वन है डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। बाई टू क्या है? डी टू वाई बटे डी एक्स टू, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वन प्लस बाई वन का स्क्वायर यानी कि डी वाई बटे डी एक्स का स्क्वायर, ये है कॉमा, ये कॉमा लगा है, ठीक है। निर्देशांक कैसे लिखते हैं? निर्देशांक कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए अलग अलग आएंगे ये। दूसरा है बाई प्लस, देखिए इसमें इसमें अंतर क्या है, बस इसमें इसकी जगह पे बाई दिया है और इसमें यहाँ पर बाई वन दिया है, यहाँ पर बाई वन नहीं दिया है, ठीक है। ये है वन प्लस बाई वन का स्क्वायर अपॉन बाई टू, इतना क्लियर हुआ। इस तरीके से ये आपको याद करना है। ये बाई वन क्या है? डी वाई बटे डी एक्स है। बाई टू क्या है? डी टू वाई बटे डी एक्स है, यानी कि डी एक्स टू है, यानी कि बाई को 2 बार डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक। आगे देखिए छठा पॉइंट क्या है? सर्कल हुज सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये जो सर्कल की बात कर रहा है, जिसका सेंटर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड हुज रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है, ये भी बात मैंने आपके लिए बताई थी। रो इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ कर्वेचर, उसका ये जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर रो, उसके लिए एक इक्वेशन दिया गया है x माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स क्या है यहाँ पर? x पी पॉइंट के निर्देशांक, और एक्स बार क्या है? सेंटर पॉइंट का निर्देशांक, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है। फिर बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर और उन्हें जोड़ देना है, जो कि बराबर होगा रो स्क्वायर के, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, आपको मैंने आज करीब 5 से 6 फॉर्मूले बताए, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तब आपको कल की क्लास समझ में आएगी, ठीक है। ये आप अच्छे से प्रिपेयर करो, आज की क्लास में बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लिखना बहुत पड़ा है, तो आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आप एक बीएससी की स्टूडेंट है तो, ठीक है। और आपको कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, आप लोग कमेंट करते हैं मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें, ठीक है। हमारी जो इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट है उसमें भी मैं इसके लिए ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये कर्वेचर ऐसा टॉपिक है, ये पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट की हमारी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिफरेंशियल कैलकुलस की अलग बनी हुई है, इंटीग्रल कैलकुलस की अलग बनी हुई है। आप अलग अलग हमारी जो चैनल है उस पर जाके अलग अलग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप इंपॉर्टेंट की तरफ जाइए, जो इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए पढ़ाए हैं अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाइए और सही से देखिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसमें मैंने आपके लिए सभी थ्योरम्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो कराई हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है, लेबनिज थ्योरम और रोलेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपके लिए कराई है। तो आप वहां से जाके लाइन बाय लाइन सबको पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। एंगल बिटवीन थीटा एंड नॉर्मल, ठीक है, वो सब आपके लिए कराया था, तो वो आप देखिए। फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कर्वेचर टॉपिक के साथ। कर्वेचर का पार्ट 2 होगा अब, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।